हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज चर्चा करूंगा कि संविधान की रक्षा कैसे होगी। क्यों ऐसी बात मैं कह रहा हूं? क्योंकि आज 3 दिसंबर 2023 को जो चुनाव परिणाम 4 राज्यों का आया है, उसमें कांग्रेस की बुरी तरह पराजय हुई है। और कांग्रेस के पराजय का मतलब है इंडिया गठबंधन पर बहुत बड़ा झटका लगा है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इंडिया गठबंधन का भविष्य खतरे में है या इंडिया गठबंधन को इससे कुछ लाभ नहीं मिलेगा। उस पर मैं बाद में चर्चा करूंगा। हाँ, कांग्रेस ने जो भारत जोड़ो यात्रा की थी राहुल गांधी के नेतृत्व में, अब उन सब पर सवाल उठने लगा है। तो आज की चर्चा है कांग्रेस की ये गलतियां कहीं भारी न पड़ जाएं। मैं कांग्रेस पार्टी की, उसके शीर्ष नेतृत्व की, उसके राज्यों के मुख्यमंत्री पद के दावेदारों की गलतियों पर चर्चा करूंगा। लेकिन इससे पहले अपनी वीडियो पर आए एक कमेंट पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। ईवीएम कैसे रुकेगी करके मैंने एक वीडियो डाली है। उस पर हमारे एक दर्शक हैं अमरजीत कुमार, इन्होंने लिखा है, कांग्रेस ने ईवीएम लाई, लेकिन ये बात कतई नहीं सोचा होगा कि आगे चलकर इतना बड़ा झमेला होगा। तो इस पर मैं कहूँगा कि कांग्रेस ईवीएम लाई। बहुत सारे लोग, जब कभी बात होती है ईवीएम की आलोचना होती है, तो न जाने किस तरह के लोग हैं कि वो फौरन कहते हैं कि ईवीएम लाने वाली कांग्रेस है। एक यूट्यूब चैनल चलाने वाले भी हैं, वो देश की सारी गलतियों के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। कुछ भी हुआ, जैसे ईवीएम पर, कॉलेजियम पर, खोज के लाते हैं। ये सब कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ था, वो कहते हैं। और आम जनता यह मान लेती है कि ये सब कांग्रेस की गलतियां हैं। अब वह क्यों ऐसा करते हैं मैं नहीं कह सकता, लेकिन कोई भी अगर उस पर थोड़े से ध्यान देगा तो ये लग जाएगा कि या तो वह आदमी बिल्कुल नादान है या फिर वो जानबूझकर बदनाम करने के लिए कह रहा है। पूछिए क्यों? कांग्रेस के ज़माने में तो सरकारी नौकरियां होती थी, लोगों को पेंशन मिलती थी, सड़कें बनती थी तो टोल नहीं लगता था। आज जितने लोग भी पेंशन याफ्ता हैं, ये सब कांग्रेस के ज़माने से ही पेंशन पा रहे हैं, उसी समय की पेंशन है। तो फिर ये भी कह दीजिए कि कांग्रेस ने पेंशन दिलाया है। मीडिया का जो दौर आया है, जिसमें आगे चल कर के हम लोग आज यूट्यूब से बात कर पा रहे हैं एक दूसरे से, ये भी कांग्रेस के ही समय में हुआ है। टेलीविज़न जो 24 घंटे चलने लगे, वो कांग्रेस ने किया। सूचना प्राप्ति का अधिकार जो मिला, वो कांग्रेस सरकार ने दिया। यहाँ तक कि संविधान भी कांग्रेस के आंदोलन से पैदा हुआ है। तो ये कह देना कि ईवीएम कांग्रेस लाई थी, इस नाते ईवीएम के दोषों के लिए कांग्रेस दोषी है, यह गलत है। मेरे दर्शक अमरजीत जी ये बात नहीं कह रहे हैं, यह केवल यही कह रहे हैं कि कांग्रेस को क्या पता था कि इस पर इतना झमेला होगा। मैं इस पर एक बात और कहकर इधर चलूंगा कि कांग्रेस को तो यह भी नहीं पता था कि 70 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद भी जिस संविधान और संवैधानिक संस्थाओं को उसने भरसक बचा कर रखा, और उसी बचा कर रखने की वजह से नई नई पार्टियां पैदा हुई, नए नए नेता पैदा हुए, वही पार्टियां और वही नेता इस प्रकार का तानाशाही वातावरण निर्मित कर देंगे कि न केवल कांग्रेस के लिए बल्कि आम जनता के लिए भी दमघोंटू माहौल बनने लगेगा। इसके अलावा कांग्रेस ने जमींदारी उन्मूलन किया और रियासतों को ख़त्म किया। कांग्रेस को यह नहीं पता था कि रियासतों के यही वंशज विरोधी पार्टी में चले जाएंगे और वह विरोधी पार्टी भारत की सत्ता में बैठ करके फिर से उन रियासतदारों के पुराने महलों को, जी हाँ, मैं पंजाब और राजस्थान की बात कर रहा हूँ, फिर से उन रियासतदारों को देने लगेगी और उसके जरिए उनको अपना सहयोगी बना लेगी। यह भी कांग्रेस को पता नहीं था। और जनता को धर्म की अफीम पिला दी जाएगी, जनता भी उसी पार्टी में चली जाएगी जो पार्टी रियासतदारों को अब राजभोग बांट रही है। कांग्रेस को यह नहीं पता था। लेकिन क्या कांग्रेस को अब भी यह सब नहीं पता चल रहा है? भविष्य में तो कोई नहीं जानता कि क्या होगा। जैसे क्या ये जरूरी है कि मैं जिनके लिए बात कर रहा हूं, मेरी बात से उनके अधिकार मिल जाए तो मुझे महत्व ही देते रहें? ये कोई जरूरी नहीं है। इस नाते जब कभी कोई न्याय की पुकार करता है तो ये सोचता ही नहीं है कि आने वाली पीढ़ी क्या कहेगी, वो अपनी बात करता है। लेकिन क्या कांग्रेस की ये पुरानी अच्छाइयां उसे आज गलतियां करने की छूट दे रही है?
सबसे बड़ी गलती जो कांग्रेस की और पूरे विपक्ष की मुझे नजर आती है वह है मुद्दा विहीन होना। मैं बहुत बार सोचा, और पार्टियों के लिए मुद्दा सोचना मेरा काम नहीं है। हाँ, यह लोग मुझे अपने पास बुला ले तो मैं मुद्दा सोचकर बता दूंगा, प्रतिदिन मुद्दा बता दूंगा, संविधान के समर्थन वाले मुद्दे बता दूंगा, ऐसे मुद्दे जो संविधान को भी जोड़ेंगे, समाज को भी जोड़ेंगे, सामाजिक चेतना को भी जोड़ेंगे, लोगों की संवेदना को भी झकझोड़ेंगे। इन लोगों को, तमाम विचारकों को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। तो मुद्दा विहीन कैसे हो गए? कोई यहां हाथ पांव मार रहा है, कोई वहां हाथ पांव मार रहा है, कोई कह रहा है कि हम उनसे पत्रकारों से बात नहीं करेंगे तो चलिए गठबंधन बना लेते हैं, तो कोई सॉफ्ट हिंदुत्व की राह में जाता है, तो कोई किसी बाबा के दरबार में जाने लग रहा है, कोई जल्दी से मुसलमानों से पीछा छुड़ा ले रहा है कहीं हम साथ में न दिख जाएं, कोई छोटे छोटे पार्टियों के नेताओं को बुलाकर अपने गले लगा रहा है, फिर भगा दे रहा है। मुद्दा विहीन क्यों हो गया है विपक्ष? मैंने आज इस पर चिंतन किया, पहले उस पर चर्चा कर लें, फिर कांग्रेस की कुछ गलतियां गिनाएंगे। विपक्ष मुद्दा विहीन इसलिए हो गया है क्योंकि यह बीजेपी के प्रकाश, जी हां मानिए प्रकाश है, उसका उजाला है, तो बीजेपी के प्रकाश से उत्पन्न होने वाले अंधेरे को नहीं देख रहा है। बीजेपी ने क्या किया था, कैसे मुद्दा चुना था अपना? कांग्रेस ने संविधान के अंतर्गत शासन चलाया, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी सिद्धांत से। उसी समाजवादी सिद्धांत के खिलाफ और अधिक सामाजिक न्याय मांगने वाली पार्टियां लड़ गईं कि ये कम न्याय दे रहे हैं, मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं कर रहे हैं, और ज्यादा चाहिए, और ज्यादा चाहिए, तो रोशनी कम मिल रही है, इसकी मांग करके कुछ पार्टियां खड़ी हुई जो आज कांग्रेस के साथ ही हो गई हैं। और ठीक भी है, जरूरत है, कम रोशनी की बात की। और धर्मनिरपेक्षता के प्रकाश से जो अंधेरा दिखाया बीजेपी ने कि इससे हिंदुत्व खतरे में है, हिंदू खतरे में है, हिंदू बहुसंख्यक हैं और धर्मनिरपेक्ष हो जाने पर सबको बराबरी मिल रही है, ऐसे कैसे होगा? जगह जगह इनके लेखों में, इनके चुनाव प्रचारों में यह बात आती थी बीजेपी के कि हिंदू पाकिस्तान में कैसे मारा जा रहा है, हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित क्यों है। इस तरह की बात बीजेपी हमेशा से प्रचारित करती रही और ऐसा करके हिंदुओं में सेंटीमेंट पैदा किया। साध्वी रीतम्बरा, उमा भारती जैसे लोगों के कार्यक्रम लगवाए गए 90-91 में। पूरा सबको यह दर्शा दिया गया कि यहाँ हिंदुत्व तो कमजोर है, राम मंदिर खतरे में है, हिंदू खतरे में है, ठीक। और इस तरह से एक बहुत बड़ा मुद्दा ले लिया। कांग्रेस के सामने समस्या थी, अगर वो हिंदुत्व के तरफ जाती तो हिंदुत्व का नारा लगाने वाली पार्टी बीजेपी हमेशा समाज में वो हिंदुत्व के नारे में एक नंबर पे मानी जाएगी और हर व्यक्ति के पास एक ही वोट है जो बीजेपी को मिल जाएगा हिंदुत्व के नाम पर। सामाजिक न्याय की तरफ चलें तो इधर सामाजिक न्याय की दूसरी पार्टियां खड़ी थीं तो वह वोट उधर गया। कांग्रेस के लिए जगह बहुत कमजोर हो गई। जिस कांग्रेस ने धर्मनिरपेक्षता को बचाया था, संविधान को बचाया था, सामाजिक न्याय को बचाया था, अब उसके लिए मुद्दे खत्म हो गए और तब से कांग्रेस उन्हीं राज्यों में केवल रह गई जहां कोई दूसरी पार्टी न हो या कि जहां बीजेपी मजबूत न हो। उत्तर भारत में तो बिल्कुल पिछलग्गू पार्टी बन गई। मध्य प्रदेश में तो कोई लोकल पार्टी नहीं है, तब भी वह चुनाव नहीं जीत पाती है। कांग्रेस की गलती क्या है? कांग्रेस को हिंदुत्व के पीछे नहीं जाना चाहिए, बल्कि यह तलाशना चाहिए कि जब हिंदुत्व का एजेंडा चलाया जाएगा तो उससे कौन सी विकृति पैदा हो रही है। भाई देखिए, कोई भी तरीका आप अपनाएंगे, यहां तक कि भगवान जब बारिश करते हैं ना तो किसान हो सकता है बहुत खुश हो जाए, ताली बजाए, अरे वाह क्या भगवान आपने जो है बारिश कर दी, फसल उगेगी। लेकिन जो धोबी उस दिन कपड़े धुल करके सुखा रहा होता है, वह किसी के यहां बारात आई होती हो तो वह, तो कुछ ना कुछ लोग तो उस बारिश से भी परेशान होते हैं। धूप अगर तेज हो जाए तो हो सकता है कि किसी के लिए लाभदायक हो, किसी के लिए वो हानिकारक हो सकती है। ठंडी न पड़े तो गेहूं की फसल नहीं होगी, लेकिन ठंडी पड़ने से जो गरीब है उनके लिए चद्दर कंबल की कमी पड़ जाती है, दिक्कत होती है, पशुओं को दिक्कत होती है। तो ऐसे ही किसी भी पार्टी का ऐसा कोई मुद्दा हो ही नहीं सकता जिस मुद्दे से कुछ लोगों को नुकसान न हो या किसी तरह का कोई नुकसान न हो, उसका कोई साइड इफेक्ट न हो। तो कांग्रेस या विपक्ष को, मेरे दर्शकों बहुत ध्यान से सुनिएगा, पूरी इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण विषय बोलने जा रहा हूं कि कांग्रेस या विपक्ष को
बीजेपी के मुद्दे की पीछा करने की बजाय, नरेंद्र मोदी के मुद्दे की नकल करने की बजाय उनके मुद्दों से होने वाली खामियों को समाज के सामने ले आना चाहिए था। और उसमें सबसे बड़ी खामी है संविधान को कमजोर करने वाली। संविधान को कमजोर कर दिया है मोदी सरकार की नीतियों ने। अगर यह सरकार हिंदुत्व के एक प्रखर एजेंडे पर चल रही है तो इससे दो कमियां निकल कर आएंगी। एक तो अगर बहुत ज़्यादा हिंदुत्व चलाया जाएगा तो हिंदुओं में जो सामाजिक न्याय की मांग है वो कमजोर पड़ जाएगी, जैसा कि हो भी गया है। और दूसरे, इससे हिंदुओं के सिवाय जो अन्य धर्मावलंबी हैं उनको नुकसान होगा। तो ऐसे में कांग्रेस को सॉफ्ट हिंदुत्व की बजाय घोर समाजवादी, सामाजिक न्याय और संविधान बचाओ अभियान का मुद्दा चुन करके चलना चाहिए था। देर से ही सही यह बात समझ में आने लगी कि सामाजिक न्याय की बात कहीं पिछड़ते जा रही है, धर्मनिरपेक्षता कहीं छूटती जा रही है। इंडिया गठबंधन बनना शुरू हुआ, उसमें कुछ बातें तय हुई। तय होने के बाद क्या दिक्कत हो गई? तय क्या हुआ था? कुछ पत्रकारों से बात नहीं करनी है। बात किसने की? कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने नहीं, दूसरे दर्जे के, जो दूसरे कैडर में, दूसरे लेवल पे जो राज्यों के मुख्यमंत्री पद के दावेदार बनाए गए, वे बात कर रहे। यानी न तो उनको अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के अनुशासन की कोई चिंता, न समान विचारधारा के पार्टियों के साथ आगे जुड़े रहने की कोई चिंता। यहां तक कि समान विचारधारा वाली जो पार्टियां जिनसे कि गठबंधन हो सकता था, है और 2024 के चुनाव में होने की प्रबल संभावना है, न होने पर बहुत नुकसान हो जाने की आशंका है, बल्कि नुकसान होना निश्चित है, ऐसे पार्टी के नेता को नाम लेकर ऊल जलूल बकना, यह बहुत ही गलत हुआ है। कांग्रेस की यह बहुत बड़ी गलती है। तो मैं अब गलती एक क्रम से गिनाऊंगा। सबसे पहले गिनाऊंगा कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की गलती, जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे जी आते हैं, या और जो शीर्ष टीम है वो आती है। पहले मैं वहां से गिनाऊंगा कि इनकी क्या कमी है। तो सबसे पहले इनकी कमी है कि जितने भी राज्यों में इन्होंने कमान दी, सब अपने पार्टी के परंपरागत पुराने से पुराने नेताओं को दी है। नए लोगों के लिए जगह ही नहीं है इस पार्टी में आने की। आप देखा करिए, कांग्रेस से निकल कर लोग दूसरी पार्टियों में जाते हैं, लेकिन दूसरी पार्टियों से आने की जगह नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि सारी जगह भरी हुई है। एक बार मैंने कहा था कि आप तमाम लोग ये मानते हैं, या देश के लोग मानते हैं कि कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी रही है, लेकिन मैं ब्राह्मण होकर भी चाहूं कि इसमें मुझे जगह मिल जाए, नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण इतने ज्यादा भरे हुए हैं, परंपरागत हैं, वो पीढ़ियों से हैं, और जो पीढ़ियों से हैं उनका पूरा प्रयास होता है अपनी जगह बचा के रखना, न कि संघर्ष करके जगह हासिल करना। तो वो किसी को अपने यहाँ पनपने ही नहीं देते हैं और स्वयं अपना पद पाने के लिए कोई संघर्ष नहीं करते, तो उनकी राजनीति नकारात्मक हो गई है। ऐसे ही पार्टी के नेताओं को राज्यों की कमान देना, खासकर बुजुर्ग नेताओं को और अपेक्षाकृत युवा और तेज तर्रार लोगों के राज्यों का नेतृत्व पाने की योग्यता से दूर कर देना, पार्टी ने बहुत लंबे समय तक किया। जगन मोहन रेड्डी के साथ यही हुआ, ममता बनर्जी के साथ कभी यह हुआ था। तो यह बहुत बड़ी समस्या कांग्रेस की रही है, सचिन पायलट के साथ हुआ और आज तक है। दूसरा है राज्यों में दो गुट बनाकर रखना या बनने देना, और उन गुटों में होने वाले संघर्ष के निदान की तरफ तनिक भी ध्यान न देना। तो जो पहली कमी मैंने बताई वह तो मध्य प्रदेश में आपको दिखाई दे रही है। कमलनाथ का व्यक्तित्व कहीं से भी इंडिया गठबंधन के शर्तों, नियमों, प्रतिज्ञाओं के अनुरूप नहीं दिख रहा है। न उनकी बॉडी लैंग्वेज, न उनका उम्र, न उनकी सोच, न उनका अतीत कहीं से भी नहीं दिख रहा, लेकिन उनको अपने मुख्यमंत्री पद का चेहरा बना दिया। वह आदमी एक तरफ तो सामाजिक न्याय की बात करनी थी, संविधान बचाने की बात करनी थी, और जिस समय विज्ञानवाद की मांग उठ रही थी और सबसे ज्यादा निशाने पर कोई जो था बाबा बागेश्वर धाम, उनके यहां जाकर के वो हाजिरी लगाते हुए दिखता है। तो जब वहीं हाजिरी लगानी है तो शिवराज सिंह भी वहां हाजिरी लगाए हैं। अब अगर मैं यह देखूंगा कि दोनों ही हाजिरी लगा रहे हैं तो किस हाजिरी लगाने वाले को मैं वोट दूं? तो जाहिर सी बात है, अगर मैं हाजिरी लगाने वाले को वोट देने वाला मतदाता हूं तो दोनों के जाने के बावजूद भी मैं शिवराज सिंह चौहान को ही वोट दूंगा। तो इनके जाने का क्या मतलब रहा? क्यों हाजिरी आप लगा रहे हैं? दूसरी तरफ कांग्रेस ने कह दिया जातीय सर्वे की बात,
इससे सवर्ण मतदाता नाराज हो गया। आमतौर पर जो हो रहा है, जबकि मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जातीय सर्वे से सवर्णों को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, किसी का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। नुकसान तो किसी का नहीं होगा। हाँ, जो बहुत नीचे छूटे हुए हैं, सवर्णों में भी जो भूमिहीन हैं, भवनहीन हैं, उनका डेटा आएगा, लाभ मिलेगा। लेकिन लोगों ने मान लिया है, तो आपने लोगों के मन से वो भ्रम तो दूर किया नहीं। सामाजिक न्याय की पुकार कर दी, उधर मंदिर के साथ भी चले गए। तो न तो जो लोग मंदिर जाने वाले हैं वह आपको वोट देंगे, और न जो जातीय सर्वे के विरोध में है वह आपको वोट देंगे। आपने अपने मतदाताओं को खो दिया, और जो आपके जातीय सर्वे के समर्थक होने के नाते, लेकिन विज्ञानवाद का समर्थक होने के नाते वोट देना चाह रहे थे, वो आपसे चिढ़ गए। तो कांग्रेस की एक बहुत बड़ी कमी ये रही है कि राज्यों में जो गुट बन जाते हैं उस पर ध्यान न देना, और इसका दूसरा नुकसान हुआ है आपके राजस्थान राज्य में। राजस्थान में आप देखिए कि 2018 के चुनाव में सचिन पायलट ने बहुत मेहनत की थी, और एक समय पर तो यह माना जा रहा था कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। युवाओं में बहुत जोश था, बड़ी उम्मीद थी कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व जो है अशोक गहलोत को केंद्र के लिए बुलाएगा 2019 के चुनाव के लिए, और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद का दायित्व देगा। ऐसे ही मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को दायित्व देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। परिणाम यह हुआ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया तोड़कर चले गए पार्टी बीजेपी में। चुनाव तक यह माना जा रहा था कि वो गलत निर्णय लिए थे, लेकिन आज कल्पना करिए, आज 3 दिसंबर को जब परिणाम आया है, चाहे किन्हीं भी कारणों से बीजेपी जीत गई अगर, और राजस्थान में इस बार कांग्रेस औंधे मुंह गिरी है, सचिन पायलट और उनके समर्थकों के मन में क्या चल रहा होगा। और इस बार भी उनको कोई ऐसा ऑफर नहीं था कि अगर ये चुनाव जीतते हैं तो इस बार उनको मुख्यमंत्री का पद मिलेगा, बल्कि अब तो ऐसा कर दिया गया था कि इनको शरणागत होकर ही रहना है, नहीं तो वही हाल होगी जो उस समय सिंधिया की दिखाई जा रही थी। लेकिन आज एक सचिन पायलट का ही मनोबल नहीं टूटा होगा, न जाने कितने नए युवाओं का मनोबल तोड़ रही है कांग्रेस। 4.5 साल झगड़ा चला सचिन पायलट और अशोक गहलोत का। केंद्रीय नेतृत्व, मैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की बात कर रहा हूं, सोनिया गांधी की बात कर रहा हूं, कान में तेल डाले एकदम चुप। अब सचिन जितना समर्पित व्यक्ति तो शायद ही इस देश में कोई हो, किसी भी पार्टी में। वह निकल जाते, फौरन सीएम बना देती बीजेपी उनको। लेकिन क्या दिया इन्होंने? तो इन सब खामियों से कांग्रेस को दूर होना पड़ेगा। ये शीर्ष नेतृत्व की खामियां हैं। पार्टी में नए लोगों से जुड़ने का व्यापक आह्वान न करना। जिस तरह से बहुत बड़े पैमाने पर युवाओं में, बेरोजगारों में, कर्मचारियों में, पेंशन मांगने वालों में, संविदा कर्मचारियों में रोष है बहुत बड़े पैमाने पर, इनके लिए इनको जन जागरूकता अभियान के साथ साथ पार्टी का सदस्य बनने का भी अभियान चलाना चाहिए। और जो भी थोड़ा कोई ऐसा दिखाई दे जो नीति निर्धारण में या चुनाव लड़ने में आगे आ सकता है, ऐसे लोगों को कैडर में शामिल करना चाहिए। और मैं तो कहूंगा कि यह काम सपा भी हमारे यहां कर सकती है, बसपा भी कर सकती है, कम से कम उत्तर प्रदेश में या जहां तक भी इनका जनाधार है। लेकिन यह ऐसा काम इन पार्टियों में से कोई नहीं कर रही है। चुपचाप ये लोग केवल चुनाव आने तक का इंतजार करते हैं, सोचते हैं कि जनता खुद से नाराज होकर हमारी तरफ आ जाए। तो इनको यह ध्यान देना होगा कि मोदी सरकार अपनी तारीफ में जितने प्रचार करवाती है, जितना खर्च करती है, उसका दोगुना संसाधन, साधन, समय खर्च करती है विपक्षी नेताओं को, पार्टियों को बदनाम करवाने में भी। तो जब तक उनकी तरफ से लोगों का ध्यान हटेगा भी, तब तक इनकी तरफ भी ध्यान चला जाए जरूरी नहीं है। इसी नाते आप देखते होंगे कि एक बात मतदाता कहते हैं कि ठीक है मोदी जी खराब कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी नहीं तो कौन? अब कौन के बाद जो इतना बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, मानो कौन में जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं सबके नेता बेकार हों। इतना ज्यादा बीजेपी दुष्प्रचार कर लेती है, यह लोग अपना प्रचार भी नहीं कर पा रहे हैं। देश में संविधान बचाने के नाम पर अगर मुहिम चलाई जाए, जिसकी जरूरत है, यह कोई एक इमोशनल नारा भर नहीं है, इसकी जरूरत है बहुत बड़े पैमाने पर, तो बहुत बड़े पैमाने पर जनता जुड़ेगी। यह बात इन पार्टियों को समझनी पड़ेगी। चौथी गलती है छोटे नेताओं के बयानबाजी पर अंकुश न लगा पाना।
मैं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की चौथी कमी बता रहा हूं। फिर से गिना दे रहा हूं। पहली कमी है बुजुर्ग और घोर परिवारवादी परंपरागत विचार वाले नेताओं को कमान देना। दूसरा, राज्यों में दो गुट बनना और उनके झगड़ों पर ध्यान न देना। तीसरा, पार्टी में नए लोगों के जुड़ने का आह्वान न करना। और चौथा, कि अपने छोटे या स्थानीय नेताओं या केंद्रीय स्तर के भी नेताओं के बयानबाजी पर रोक न लगा पाना। इसमें मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय जी के बयान पर। इतना उल जलूल बोलना शुरू कर दिए कमलनाथ की बात के बाद, और ऐसे ही कमलनाथ भी। इसके पहले भी इनके तमाम नेता बोला करते हैं और फिर ये कहना पड़ता है कि ये तो उनका अपना बयान है। इतना लोकतंत्र, जबकि खतरे में है सारा लोकतंत्र, तो पार्टी में इतना ज़्यादा लोकतंत्र इस समय के लिए ठीक नहीं है। जो ऐसा बयान दे, ठीक है भाई, आप स्वतंत्र हैं, पार्टी से जाइए बाहर जाकर स्वतंत्रता का आनंद लीजिए। और पांचवी कमी है कि पार्टी की नीतियों को अनुशासित तरीके से पूरी पार्टी पर लागू न कर पाना। मैं इसके लिए फिर से उदाहरण दूंगा कि जब इंडिया गठबंधन ने 14 पत्रकारों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था कि इनके साथ हम कोई इंटरव्यू नहीं करेंगे, इनके किसी प्रोग्राम में न जाएंगे, ऐसे में मध्य प्रदेश के कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के दावेदार का अपने हेलीकॉप्टर में नविका कुमार को बैठा लेना शीर्ष नेतृत्व को नजरअंदाज ही करने नहीं, अपमानित करने जैसा था। और वह बहुत ही अशोभनीय और अनुशासन भंग करने जैसा दिख रहा था। ये 5 कमियां मैंने शीर्ष नेतृत्व की कांग्रेस की निकाली है। इस पर इनको विचार करना चाहिए। स्थानीय यानी मुख्यमंत्री पद के दावेदारों की कमियां, पहली है कि पार्टी की नीतियों को न मानना। यहां फिर वही आएंगे, कौन? कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, भूपेश बघेल जी। 3 नेताओं का नाम मैं इसमें लेना चाहूंगा। दूसरा है सामाजिक न्याय की बजाय सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर मुंह ताकते रह जाना। इसमें भी कमलनाथ जी घिरेंगे। आप जान लीजिए कि मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी करारी हार के बहुत बड़े कारण हैं कमलनाथ जी। आप बताइए, जो तथ्य दे रहा हूं और उसके पीछे का जो मैं तर्क दे रहा हूं, कहीं क्या वो गलत है? सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर मुंह ताकते रहना, पीछे पीछे फेरा लगाना, सामाजिक न्याय की बात को भूल जाना, पार्टी और इंडिया गठबंधन के फैसलों की अवहेलना करना, संभावित सहयोगियों या समान विचारधारा के नेताओं के लिए अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना। अखिलेश यादव जी के लिए इतनी गंदी भाषा का प्रयोग किया था कमलनाथ ने, बहुत ही पीड़ा हुई थी उसको सुन करके। यहां तक कि अगर अखिलेश जी भी भाजपा के नेताओं के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे तब भी हमें पीड़ा होगी, और भाजपा का कोई नेता अखिलेश जी के लिए कहेगा उस पर भी हमको पीड़ा होगी। कमलनाथ जी से तो बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ये दोनों एक गठबंधन के स्वाभाविक सहयोगी बनने के राह पर हैं। और सबसे आखिरी जो सबसे बड़ी कमी है, इस कमी से निपटने के लिए कांग्रेस में सफाई अभियान चलाना होगा। वह है इसके कुछ नेताओं का जो बहुत पुराने पुराने पड़े हुए हैं, सड़े हुए दरख्त की तरह। ऐसे बहुत से नेता कांग्रेस में भरे पड़े हैं जो अपने हित को पार्टी के हित और देश के हित से ऊपर रखते हैं। मित्रों, मैं बीच में दिल्ली गया था। ऐसे ही बात हुई कि चलते हैं जरा कांग्रेस मुख्यालय घूम आते हैं। हमारे एक मित्र ने कहा, हम लोग खाली थे, समय था, मैं किसी सेमिनार में गया था, तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है 11 बजे हम लोग वहां चलते हैं। 1 घंटे बाद वहां से हमको 30 हजारी कोर्ट में जाना था अपने एक विद्यार्थी से मिलने। मेरे वो मित्र ठहाका लगाकर हंस पड़े और बोले कि ये कांग्रेस मुख्यालय आप जा रहे हैं, वहां 11 बजे कोई नहीं मिलेगा आपको। हमने कहा कब मिलेंगे? उन्होंने कहा कम से कम 1 बजे। हमने कहा नहीं 12 बजे तक तो आ ही जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं 1 बजे, 12:30, 1 तक आकर के वो रिलैक्स मोड में होंगे, तब हम लोग मिल पाएंगे। किसी खास नेता से नहीं मिलना था, यूं ही था कि चलिए देखा जाए, समय था अपने पास। हम लोग पहुंचते पहुंचते लेट हो गए और 1:30 बज गया। वहां जाने के बाद पता चला कि 3 बजे से पहले कोई नेता नहीं आता है कार्यालय। अब आप बताइए, और ये बात कब की है? जब चुनाव की सरगर्मियां एकदम बढ़ रही थी, अभी टिकट वितरण होने वाला था, अभी हुआ नहीं था, तब की बात है, यह सितंबर महीने की बात है। तो इस कार्यशैली में अगर कांग्रेस बदलाव नहीं करेगी
तो सिर्फ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और दोनों लोगों के पीछे खड़े खड़गे जी कांग्रेस पार्टी को न तो उभार पाएंगे, और अगर कांग्रेस पार्टी ही नहीं उभरेगी तो समूचा विपक्ष पूरे देश के स्तर पर नहीं खड़ा हो पाएगा, और जब विपक्ष ही देश के स्तर पर नहीं खड़ा हो पाएगा तो मनुवाद बनाम संविधानवाद की लड़ाई एक तरफा हो जाएगी, हिंदुत्व बनाम धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई एक तरफा हो जाएगी, सामाजिक न्याय बनाम धार्मिक न्याय की लड़ाई कहीं आपस में मैच नहीं करेगी, और फिर क्या होगा यह सोचना सबका काम है, केवल मेरा ही नहीं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।